नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम अध्ययन करेंगे व्यवस्थापिका और यह है BA फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान पेपर फर्स्ट फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के मूल आधार और इसमें यूनिट 5 में शामिल है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हनुमानगढ़। इस पर व्यवस्थापिका लेजिस्लेचर, इसका ये सरकार का जो है एक प्रमुख अंग है। आप चित्र में देख सकते हैं सरकार के जो 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का जो मुख्य काम होता है वो कानून बनाना होता है। ये सभी देशों में संस्था होती है, उसका नाम अलग अलग हो सकता है। कार्यपालिका लागू करती है और न्यायपालिका इसके आधार पर न्याय का काम कर देते हैं। इस व्यवस्थापिका और जो तीनों है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से मिलकर जो संस्था बनती है उसको हम सरकार कहते हैं। और ये सरकार के 3 अंग है। ये सिलेबस में शामिल है कि सरकार के जो अंग है और उनके आधुनिक संदर्भ में क्या काम है। व्यवस्थापिका होता है, इसका मुख्य काम कानून बनाना ही है। और व्यवस्थापिका सभी देशों में होती है सामान्यतः, परंतु अलग अलग देशों में इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। भारत में, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में इसको संसद या पार्लियामेंट कह सकते हैं। पार्लियामेंट जो शब्द है, ये इसके शब्द की उत्पत्ति पार्लर से हुई है। पार्लर का अर्थ बात करना। अमेरिका में इसको कांग्रेस कहते हैं, जापान में डाइट कहते हैं, फ्रांस में राष्ट्रीय सभा, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली, चीन में राष्ट्रीय जन कांग्रेस, इजराइल में नेशनल, ईरान में मजलिस। इनके नाम जो है अलग अलग देशों में अलग अलग है, परंतु इसका काम मुख्य काम कानून बनाना, संशोधन करना। इसमें सदन भी एक हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं। सामान्यतः सभी देशों में 2 सदन होते हैं। भारत में जो संसद के निम्न सदन है लोकसभा, उच्च सदन है राज्यसभा। ब्रिटेन में निम्न सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स और उच्च सदन लॉर्ड्स सभा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा, कॉमन सभा और लॉर्ड्स सभा। अमेरिका में निम्न सदन है प्रतिनिधि सभा या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उच्च सदन सीनेट। चीन में एक ही सदन है, राष्ट्रीय जन कांग्रेस, दूसरा नहीं। सामान्यतः जो निम्न सदन होता है वो शक्तिशाली होता है, जैसे भारत में लोकसभा, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन। परंतु अमेरिका जो है वो ज्यादा शक्तिशाली है, उसको विश्व का शक्तिशाली द्वितीय सदन कहते हैं। कॉमन सभा उसका, ब्रिटेन का जो निम्न सदन है उसको शक्तिशाली प्रथम सदन कहा जाता है। दूसरे सदन की उपयोगिता इसलिए होती है कि एक सदन विधेयक पारित करता है, फिर दूसरे सदन में जाता है, फिर सामान्य राष्ट्रपति या सम्राट के पास हस्ताक्षर होने भी जाता है, तो इस पर अच्छी तरह विचार विमर्श कर लिया जाता है। तो इस संदर्भ में हरमन फाइनल ने कहा कि 2 सदन एक मत हो तो हमें विश्वास को बल मिलता है कि कानून विवेक सम्मत व न्याय संगत होगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने द्विसदनीय व्यवस्थापिका ऐसी है जिसके दोनों ओर विपरीत घोड़े हैं। घोड़े विपरीत दिशा में तो विपरीत खींचते हैं। ऐसी एबी संघ में जिसका विरोध करते हैं कि दूसरे सदन विरोध करता है तो दुष्ट है और सहमत है तो व्यर्थ है। इसलिए भारत में भी इसका जो मॉडल है, राज्य में विधानसभा है, कुछ राज्य में विधानसभा के साथ विधान परिषद भी स्थापना की गई है, परंतु राजस्थान में विधानसभा मानी गई है। अब इसके हम देखते हैं कि क्या क्या इसके मुख्य काम, व्यवस्थापिका शक्तियां और कार्य, माने क्या शक्तियां और कार्य, क्या काम मुख्य मुख्य है। तो आधुनिक दौर में कई तरह की व्यवस्थाएं, लोकतांत्रिक भी है, परंतु मुख्य जो काम है इनके, आप देख रहे हैं स्लाइड पर, ये मुख्य काम, सबसे पहला काम होता है इसका कानून निर्माण करना। सबसे महत्वपूर्ण काम इसके जो संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां दी गई है उसी के अनुसार कानूनों का निर्माण करना, पुराने कामों में संशोधन करने का, या उन्हें समाप्त भी कर सकती है। इसके लिए एक निर्धारित कानून निर्माण प्रक्रिया है।
इसके 3 वाचन होते हैं, ब्रिटेन में 3 वाचन होते हैं, दोनों सदनों से गुजरते हैं और फिर वो राष्ट्राध्यक्ष के हस्ताक्षर होते हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, फिर उसको कानून माना जाता है। इससे पहले उसको विधेयक कहा जाता है, फिर वो कानून होता है। दूसरा, संविधान में संशोधन। सभी देशों में संविधान में संशोधन करने का व्यवस्था दिया गया है। संविधान संशोधन की दृष्टि से संविधान लचीला हो सकता है या कठोर हो सकता है। यानी साधारण कानून निर्माण प्रक्रिया से संशोधन हो जाता है तो वो लचीला संविधान है। ब्रिटेन का संविधान इसका उदाहरण है। और इसके लिए अगर विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है तो कठोर संविधान है। विश्व का सबसे कठोर संविधान अमेरिका का माना जाता है। भारत में कठोर और लचीले दोनों का मिश्रण किया गया है। तो भारत में अब तक 104 संविधान संशोधन 2021 जनवरी। बजट का संबंधित जो काम है, यानी बजट का पर नियंत्रण जो होता है पूरा व्यवस्थापिका का होता है। तैयार तो कार्यपालिका द्वारा किया जाता है, परंतु पारित उसको व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। बजट बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसमें सरकार को कितनी वार्षिक आय होगी, किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा, कैसे खर्च किया जाएगा, और लेखा जोखा पिछले साल को और आगामी अनुमान प्रस्तुत किए जाते हैं। अगर बजट पारित नहीं किया जाता है तो सरकार का सारा काम ही रुक जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। फिर कार्यपालिका शासन के 3 तो कार्यपालिका उसके ऊपर दोनों प्रकार तो वहाँ व्यवस्थापिका के ऊपर उत्तरदायी होती है। वहाँ उसको बहुमत रखना है। भारत में प्रधानमंत्री इसका कार्यकाल लोकसभा या ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत रहने तक होता है। और निम्न सदन का कार्यकाल 5 वर्ष है, इसलिए 5 वर्ष में प्रधानमंत्री द्वारा चुना होता है। तो व्यवस्थापिका भी कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकती है, पूरक प्रश्न पूछ सकती है, कई तरह के प्रस्ताव रख सकती है, काम रोको प्रस्ताव या फिर अविश्वास प्रस्ताव पद से हटाना पड़ता है। ऐसे अध्यक्षात्मक व्यवस्था में वो सीधे व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी तो नहीं होती, परंतु अलग तरीके से नियंत्रण रखती है, क्योंकि वहां पर जो सीनेट होती है संधियों की नियुक्ति, संधियों की स्वीकृति और नियुक्तियों की पुष्टि करती है, और वो राष्ट्रपति को हटा भी सकती है महाभियोग द्वारा। न्याय संबंधी काम, अनेक देशों में न्याय कार्य भी वो करती है। इंग्लैंड में जो है, ब्रिटेन में लॉर्ड सर्वोच्च न्यायालय काम करती थी। नया संयुक्त राज्य अमेरिका भारत में भी उच्च अधिकार न्यायाधीश उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई कर सकती है। राष्ट्रपति और जजेस के खिलाफ सही होती है। अमेरिका में जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उनके खिलाफ प्रतिनिधि सभा ने महाभियोग का प्रक्रिया शुरू की है, वो सीनेट में जाएगी। परंतु 20 जनवरी निश्चित होती है, जो बिडेन पद ग्रहण करते हैं या महाभियोग पारित होता है, ये अभी कुछ दिनों में तय हो पाएगा। सभी देशों में कार्य कर सके। अन्य काम है, निर्वाचन का काम है। विधानसभा राष्ट्रपति सहायता मिली है। ये इसके मुख्य। अब एक डिबेट है इसमें कि व्यवस्थापकीय कार्यों में कमी क्यों हुई है। ये कुछ विचारकों ने ऐसा मत व्यक्त किया है। जेम्स ब्राइस ने 1921 में मॉडर्न डेमोक्रेसी उनकी पुस्तक लिखी, उन्होंने कहा कि व्यवस्थापकीय काम में कमी हुई है।
और कार्यपालिका काम बढ़े हैं। के.सी. वीर ने लेजिस्लेचर से 1963 में भी माना, उन्होंने माना कि कार्यपालिका की शक्तियां बढ़ी है और व्यवस्थापिका कम हुई है। इसका कारण युद्ध है, प्रदत्त व्यवस्थापन है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। तो संसद कानून की रूपरेखा बना देती है, बाकी काम कोई कमेटी करती है, प्रदत्त व्यवस्थापन, और फिर उसको पारित कर देती है। और कार्यपालिका के काम संचार साधनों के कारण भी बढ़े हैं और भी कई कारण। लॉर्ड हेवार्ट है उसका प्रसिद्ध शब्द है, किताब उनकी न्यू डेस्पोटिज्म, नवीन निरंकुशता, नौकरशाही को कहा उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडल व अधिकारियों के हाथों में शक्ति रहती है, तो उसको नवीन निरंकुशता कहा है। रैमजे और ने कहा है हाउ ब्रिटेन इज गवर्नमेंट में नौकरशाही मंत्रिमंडल की आड़ में पनपती है। तो 1900, तो इस बार कई सारे इस डिबेट में माना गया कि व्यवस्थापिका के काम धीरे धीरे कम हुए और कार्यपालिका के काम धीरे धीरे ज्यादा बढ़ गए, उनके हाथों में शक्तियों का केंद्रीकरण। तो इस डिबेट पर हम चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे पहले कि व्यवस्थापिका सदस्य सामान्य ज्ञान। जैसा हमने देखा कि व्यवस्थापिका का मुख्य काम कानून बनाना होता है, और जिस तरह से भारत और ब्रिटेन में जो सदस्य चुनकर जाते हैं, जिनको एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो सामान्य योग्यता सामान्य योग्यता वाला था। भारत में शैक्षणिक योग्यता भी नहीं है, ब्रिटेन में भी नहीं है। तो कानून निर्माण प्रक्रिया एक बहुत पेचीदी प्रक्रिया होती है, उसमें बहुत ही विशेषज्ञ प्रकार के व्यक्ति चाहिए जिनका लीगल बैकग्राउंड होता है। तो ये सारी कानून की बारीकियों को समझ नहीं पाते और एक काम एक कमेटी को सौंप दिया जाता है, और ये कमेटी इस संसद एक मोटी रूपरेखा बना दी जाती है। जैसे महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है 30%, और बाकी काम कमेटी को दे दिया जाता है। तो कमेटी इसकी पूरा ड्राफ्ट तैयार करती है, फिर पार्लियामेंट में रखा जाता है और यह कहा जाता है कि विशेषज्ञों को दिखा लिया गया और पारित कर दिया जाता है। तो व्यवस्थापिका एक पारित करने वाला काम ही रह गया, क्योंकि सदस्य सामान्य ज्ञ हैं, उनकी उस तरह की योग्यता नहीं होती कि सारा ड्राफ्ट तैयार कर सके। और दूसरा है व्यवस्थापिका सदस्य राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं, यानी व्यवस्थापिका के जो सदस्य होते हैं वे खुद के विचार, स्वतंत्र विचार प्रकट नहीं करते। राजनीतिक दल के आधार पर ही प्रधानमंत्री बनता है, मंत्री बनते हैं और उससे संबंधित विचार रखते हैं, उसी से संबंधित विचार रखने होते हैं। दल का अनुशासन होते हैं, और एक व्हीप जारी होता है कि आप वोटिंग भी इस दल के पक्ष में ही करेंगे। तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी पूरी तरह न होकर वो राजनीतिक दल के प्रति उत्तरदायी होती है। जैसे भारत में कांग्रेस या बीजेपी का कोई एमपी है, तो अपनी पार्टी के प्रति वो ज्यादा उत्तरदायी होगा, तो इसलिए वो स्वतंत्र विचार व्यक्त नहीं कर पाता, और जिसकी सरकार होती है जिस पार्टी की, तो उन्हीं के विचारों को वो प्रकट कर पाता है। सरकारी विधेयक यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो रखे जाते हैं, तो व्यवस्थापिका में जिस दल का बहुमत होता है वही सरकार का निर्माण करता है, और वही विधेयक पारित होते हैं जो मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत होते हैं, उनको सरकारी विधेयक कहा जाता है, और गैर सरकारी जो उनके अलावा जो प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान में राज्य कार्य में वृद्धि होने के कारण ही सरकारी विधेयकों की संख्या में वृद्धि हुई है और निजी विधेयकों में कमी आई है। इसका कारण आधुनिक काल में कानूनों की रचना भी जटिल हो गई है, तो व्यवस्थापिका के साधारण सदस्य की समझ से बाहर होती है। यदि कोई साधारण सदस्य उचित विधेयक भी प्रस्तुत करे, तो तभी केवल पारित हो पाएगा जब सरकार समर्थन करे। सरकार साधारण सदस्य की तुलना में सरकारी पक्ष को विधेयक की रचना में सरकारी विभागों की तकनीकी मदद मिल जाती है, और पारित कराने में दलीय बहुमत की सहायता मिल जाती है। तथा व्यवस्थापिका विधायी शक्ति का स्वतंत्र प्रयोग नहीं करती, शक्ति का प्रयोग सरकारी विधेयक के रूप में सरकार ही करती है। फिर अब प्रदत्त व्यवस्थापन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये काफी महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ा रीजन ये भी है इससे कि आधुनिक राज्य में प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रणाली को अपनाया गया है। इस प्रणाली में व्यवस्थापिका ने कार्यपालिका को ही विस्तृत अधिकार दे दिए गए। वर्तमान में कानून की प्रकृति जटिल हो गई है और साधारण सदस्य समझने में असमर्थ होते हैं। उसकी एक कानून की एक मोटी मोटी रूपरेखा पारित कर देती है, और बारीकियां और विस्तार से ड्राफ्ट तैयार करने का कार्यपालिका के विभिन्न विभाग करते हैं। जैसे महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए, एक मोटी रूपरेखा पारित कर दी, और बाकी का काम उनके विभाग करते हैं। तो इस द्वारा एक प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण लगभग इन शक्तियों का प्रयोग जो है कार्यपालिका करने लगी है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, बजट संबंधी काम,
कार्यपालिका ही आय व्यय का विवरण वार्षिक बजट के रूप में व्यवस्थापिका के सामने रखती है, यानी वित्त मंत्री तैयार करता है, जो सरकार में ही होता है। उस व्यवस्थापिका स्वीकार या अस्वीकार या संशोधित करने का अधिकार तो होता है, परंतु व्यवहार में कार्यपालिका द्वारा जो प्रस्तुत होता है धन विधेयक होता है, बजट होता है, भारत में इसका संवैधानिक नाम वार्षिक वित्तीय विवरण है, उसको पारित करने के लिए एक तरह से बाध्य होते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल का अनुशासन होता है इसमें, क्योंकि कार्यपालिका बहुमत होता है, उसका बहुमत पारित करा लेती है, तो इसलिए व्यवस्थापिका का बजट पर नियंत्रण वो लगभग नाम मात्र का ही होता है, उसमें दल का ही ज्यादा देखते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य, अब वर्तमान में राज्य के कार्य में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, तो बहुत सारे काम कार्यपालिका को ही करना पड़ता है। वर्तमान में देखते हैं जैसे कोविड का संकट चल रहा है, कोविड 19, ये दिसंबर 19 में आया, 2020 में बहुत फैला, अभी 2021 में इसका वैक्सीनेशन और शायद टीकाकरण करा था। ऐसे समय में कार्यपालिका पास ज्यादा अधिकार आ गए, जैसे लॉकडाउन शब्द पहली बार आया, प्रचलित हुआ ये, तो इस तरह से कार्यपालिका का काम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। देश में आर्थिक मंदी की स्थिति आ जाती है, या अचानक युद्ध संकट का काल का समय आ जाता है, तो ऐसे समय में राज्य के कार्य ज्यादा से ज्यादा बढ़ गए हैं, और समाज में जो गरीब वर्ग है, बहुसंख्यक गरीब वर्ग है, उनके लिए आर्थिक उत्थान के लिए भी कार्य करना पड़ता है। लोकतांत्रिका में न्याय, आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए भी कार्यपालिका को आर्थिक योजनाओं का संचालन निर्माण करना पड़ता है, इसलिए कार्यपालिका कार्य लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के कारण बढ़े हैं। देखिए, तुरंत निर्णय की आवश्यकता, कई बार ऐसा होता है कि विदेश नीति और राष्ट्र नीति क्षेत्र में तुरंत निर्णय लेने पड़ते हैं, जैसे देश में लॉकडाउन किया गया था, तुरंत निर्णय लेना पड़ा, अचानक निर्णय लेना पड़ा। ऐसे समय में जैसे भारत में नोटबंदी का अचानक डिमोनेटाइजेशन है, जो इस तरह तुरंत निर्णय लेना पड़ा, या युद्ध की स्थिति आ जाए या अकाल की स्थिति आ जाए, तो तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता होती है, और विदेश नीति क्षेत्र में या राष्ट्रीय रक्षा नीति के संदर्भ में तुरंत निर्णय की आवश्यकता होती है, ये कार्यपालिका ही कर पाती है, इसलिए कार्यपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी हुई और व्यवस्थापिका की शक्ति में कमी हुई। फिर संचार साधनों का विकास, वर्तमान में संचार साधनों का बहुत ही तीव्र विकास हुआ है, इससे कार्यपालिका जो अध्यक्ष होता है सीधे आम जनता से ही अपने नीतियों के समर्थन के लिए अपील कर सकता है। समाचार पत्रों, रेडियो, टीवी, अब तो सोशल मीडिया भी है, ट्विटर, फेसबुक, इनके द्वारा भी सीधे जनता से वो अपील कर सकता है, और जनता का फीडबैक उस पर मिल जाता है इसमें से, तो इस तरह से सीधे वो जनता को ही संबोधित कर सकता है। जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम जैसे चलता है, वो रेडियो पर चलती है, या उनके द्वारा सोशल मीडिया का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही इंदिरा गांधी ने भी अपने संचार साधनों का बहुत प्रयोग किया था। अमेरिका में जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी सोशल मीडिया का बहुत प्रयोग किया था, वो काफी विवादों में रहे, और उन पर जैसे महाभियोग की कार्यवाही भी विचार चल रहा है। प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया गया है और सीनेट में भेजा जाएगा, परंतु 20 जनवरी को ही शपथ जो बिडेन ले लेंगे, तो उसमें आगे क्या होता है देखने वाली बात है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम देखते हैं कि ये बात सही है कि व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी हुई है और कार्यपालिका ने शक्तियों में बढ़ोतरी हुई है। 1993 में यूरोपियन यूनियन के गठन के बाद हालांकि कुछ विधायिका काम भी बढ़े हैं, परंतु सामान्य निष्कर्ष यही है कि वर्तमान में व्यवस्थापकीय कामों में कमी हुई है और कार्यपालिका के कार्यों में बढ़ोतरी हुई है, परंतु ये लोकतंत्र के संचालन के लिए आवश्यक भी है कि एक अंग को, विशेष रूप से कार्यपालिका को, शक्तियों का ज्यादा प्रयोग ही करना पड़ता है। और इस प्रकार हमने इस व्यवस्थापिका के काम देखे। व्यवस्थापिका का अर्थ यानी कानून बनाने वाली संस्था है, इसके काम और कामों में कमी आई है। विशेष रूप से जेम्स ब्राइस, केसी बियर, लॉर्ड रिवार्ड, इन्होंने इस विवाद को बढ़ाया, और एक तरह से उन्होंने सही विश्लेषण नहीं किया। सीके एलन ने पद्धति निर्माण को नौकरशाही की जीत भी माना।
में कहा कि लोकतंत्र को अपने काम का पता है तो उसे नौकरशाही से डरने की आवश्यकता नहीं होती। सामान्यतः कहा जाता है कि लोकतंत्र में नौकरशाही हावी हो जाती है, तो अगर लोकतंत्र को अपने काम का पता है तो नौकरशाही से डरने की उसको बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों, हमने देखा कि जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सरकार के 3 अंग हैं। व्यवस्थापिका का मुख्य काम कानून बनाना, कार्यपालिका का लागू करना और न्यायपालिका का न्याय करना। अगर सरकार की सीधी और साधारण परिभाषा अगर पूछी जाती है तो यही इसके लिए पर्याप्त है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से मिलकर जो संस्था बनती है उसे हम सरकार कहते हैं। यानी सरकार की सीधी परिभाषा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से मिलकर जो संस्था बनती है उसे हम सरकार कहते हैं। धन्यवाद।